नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। पेपर 1 में आपको रीजनल ज्योग्राफी अर्थात प्रादेशिक भूगोल के बारे में जानना होता है जब आप बीए के 5th सेमेस्टर में होते हैं। अगर आप जियोग्राफी से बीएससी भी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यही सिलेबस है, 5th सेमेस्टर में आपको यही पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है इसमें आप बीएससी भी कर सकते हैं और बीए भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अब अगर आप बीएससी भी कर रहे हैं और आपको हिंदी पढ़ने का शौक लगा है कि हिंदी पढ़ना है मेरे को, और आप फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ रहे हैं, आपको मन कर रहा है कि हम एक प्रकार से जो हिंदी साहित्य के बिहारी लाल हैं उनके बारे में पढ़ें कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भुवन में करत हैं नैनन ही शोबात। इस तरीके के दोहों को पढ़ने की आप इच्छुक हैं, या इस तरीके से आप कुछ शायरी वगैरह मारने की इच्छुक हैं, या इस तरीके के थोड़ा सा आप पढ़ना चाहते हैं तो आप माइनर में हिंदी ले सकते हैं। तो बड़ी सुविधा कर दी गई भाई नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। 5th सेमेस्टर में आपको माइनर पेपर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको 4th सेमेस्टर तक आपने पढ़ा माइनर पेपर, तो जो भी था। अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना भी पड़ेगा, मेजर का भी, यानी आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने होंगे। जैसे कि जियोग्राफी का जो पहला पेपर है उसमें आपको रीजनल जियोग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल पढ़ना पड़ेगा, और सेकंड पेपर में भी एक प्रकार से आपका एक अलग सिलेबस होगा। उसकी वीडियो जल्द ही आपके समक्ष आ जाएगी। हालांकि आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज का जो जियोग्राफी है वो है प्रादेशिक भूगोल, और ये टर्म्स आपको शायद इससे पहले आपने सुना हो। अगर मेरी क्लासेस ज्वाइन की होंगी तो मैंने एक प्रकार से कई बार बताया है इस टर्म के बारे में कि प्रादेशिक भूगोल होता क्या है। प्रादेशिक भूगोल एक प्रकार से बहुत ही जबरदस्त भूगोल होता है। भूगोल में एक विचारधारा चलती है, द्वैतवाद की विचारधारा। पहले दफ़ा जब आप जियोग्राफी लिए, प्रथम सेमेस्टर में आपका एडमिशन हुआ होगा तो आपने क्या पढ़ा, भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ा, फिजिकल ज्योग्राफी, और सेकंड सेमेस्टर में आपने मानव भूगोल के बारे में पढ़ा। देखें, अब मानव भूगोल और भौतिक भूगोल ये द्वैतवाद की विचार, द्वैतवाद मतलब कि एक दोनों दूसरे से बिल्कुल अलग थलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अलग होने के बावजूद भी उनकी जड़ें जो हैं वो आपस में मिली हुई हैं, ठीक है। यानी कि ये द्वैतवाद की विचारधारा है कि भाई बाहरी रूप से तो आपको दिख रहा है कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों अलग अलग हैं, एक मानविकी का हिस्सा है और दूसरा साइंस का हिस्सा है। लेकिन 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 क्या होता है कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और वो सिक्का होता है जियोग्राफी का, वो सिक्का होता है भूगोल का मेरे प्यारे दोस्तों। और उसी भूगोल के बारे में हम जानने वाले हैं। जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर रीजनल जियोग्राफी, और आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूँ, ये सिलेबस अगले लगभग 5-10 वर्षों तक चेंज होने वाला है नहीं। तो आप कभी भी देख रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई इशू नहीं है। यही सिलेबस आपको किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे ऑल यूनिवर्सिटीज जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं, सभी में यही परीक्षा होगी, यही सिलेबस होगा। और ऐसे ही एक प्रकार से टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जियोग्राफी बीए 5th सेमेस्टर के पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है, दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। एक बात और मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या इन सभी टॉपिक की या इन सभी चैप्टर्स की वीडियोस आपको चाहिए। अगर चाहिए कमेंट करके बताओ हाँ सर जी चाहिए। और पजेशन के साथ मतलब कि एक पजेशन के साथ मतलब क्या होता है कि भाई अधिकार के साथ कहोगे गुरुदेव दीजिए पूरा चैप्टर पढ़ाइए यूट्यूब पर आकर के, 1-2 चैप्टर से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल आपके लिए मेहनत करूंगा, मैं दिन रात मेहनत करूंगा आपके लिए, और सारे चैप्टर्स की वीडियो लाऊंगा बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर, पूरा देखेंगे आप। और चैप्टर जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर के नीचे ही मैं टेस्ट लगा दूंगा ऑब्जेक्टिव का, लफड़ा खत्म ऑब्जेक्टिव वालों का भी। लोग सोच रहे हैं कि भाई मॉडल पेपर तो आएगा यार, मॉडल पेपर भी दूंगा, महासंग्राम रिवीजन क्लास भी दूंगा, महामैराथन क्लास भी दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो भी दूंगा, सिलेबस भी कंप्लीट करवाने का प्रयास, चैप्टर वाइज वीडियोस भी मिलेंगे आपको। शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा चैनल है जो कि आपके लिए दिन रात मेहनत करता है। तो आइए उसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रदेश की परिभाषा। प्रदेश, व्हाट डू मीन बाय प्रदेश, प्रदेश से आपका क्या तात्पर्य है।
प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, प्रदेश का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता क्या है, प्रदेश कैसे बना, कहाँ कहाँ का प्रदेश कैसा, पूरा डिटेल में जानकारी हम देखेंगे। कोई मुद्दा छूटने वाला है नहीं। कोई भी प्रोफेसर जितना भी डीपली जाकर के क्वेश्चन बनाएगा उससे कहीं डीपली जाकर के आपको पढ़ाने वाला हूं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रदेश की परिभाषा यानी डेफिनेशंस ऑफ रीजन। दूसरा प्रादेशिक नियोजन। नियोजन का मतलब क्या होता है, एक प्लानिंग करना, यानी प्रदेश कैसे कैसे बने, किस तरीके से सारी व्यवस्था। ठीक है, प्रादेशिक नियोजन है क्या, इसका क्या उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव्स एंड एवोल्यूशन यानी एक प्रकार से उसका मूल्यांकन, एवोल्यूशन ऑफ रीजनल प्लानिंग यानी प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य और इसका डेवलपमेंट यानी विकास कैसे हुआ, इसका मूल्यांकन हम लोग करेंगे, विस्तार से जानेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में। हालांकि जो इससे पहले वाले जो एक प्रकार से चैप्टर्स हैं या इससे पहले जो वीडियोस मैं दे रखा हूँ, पहले आपके जो सीनियर्स लोग हैं उनको पढ़ा चुका हूँ एक बार इस जो है सिलेबस को। हालांकि उसमें 2-3 चैप्टर ही मैंने पढ़ाए थे, 3-4 चैप्टर पढ़ाए थे और बाकी मॉडल पेपर हो गए थे, चूँकि परीक्षा बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी, तो इसीलिए मैंने आपकी जल्दी प्रयास किया पढ़ाने का। तो आप इसमें देखेंगे तो पूरा विस्तार से मैंने ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दूँगा। ठीक है, दूसरे चैप्टर में, अच्छा इसमें एक ही चैप्टर में नहीं होगा, ये 1-2 चैप्टर लग जाएंगे, इसमें 2 चैप्टर लग सकते हैं। ठीक है, चूँकि लंबा वीडियो ज़्यादा हो जाता तो आप लोग देखते नहीं। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा और उचित जानकारी दूंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और आगे चल करके अगर आपको टीजीटी पीजीटी जियोग्राफी से देना है या नेट जेआरएफ देना है तो उसके लिए भी एक प्रकार से आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाएंगे। हमारा मेन टारगेट बीए तो है ही, बीए के साथ साथ आप टीजीटी पीजीटी कैसे निकालेंगे या एक प्रकार से नेट जेआरएफ की आप तैयारी कैसे करेंगे, वो पूरी डिटेल में जानकारी यहाँ पर आपको दी जाती है। ठीक है, प्राचीन भारत में योजना पद्धतियाँ क्या क्या रही, यानी कि जो प्लान होता है घर बसाने का या एक प्रदेश बसाने का या एक शहर बसाने का। जैसे शहरों में आपने देखा होगा आवास विकास का एक नियम होता है कि भाई इतनी ऊंचाई तक आप मकान बना पाएंगे, अपना मकान आप कितने ऊंचाई तक बना सकते हैं, इसके भी नियम होते हैं, कहाँ पर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सारी जानकारी, नाली किस तरीके से होगी, पूरी डिटेल में चीज़ें होती। तो प्रादेशिक नियोजन जो होते हैं उनकी पद्धतियाँ होती, मेथड्स होते हैं। तो प्लानिंग पर्सपेक्टिव्स इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में किस तरीके की योजना पद्धति थी जो कि एक प्रकार से आवास से रिलेटेड थी, बसने से रिलेटेड थी। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तीसरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरे चैप्टर में हम लोग प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक मतलब कि किस तरीके से प्रदेश को मैनेज करना है, किस तरीके से प्रदेश में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी, सारी जानकारी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्रादेशिक नियोजन होता क्या, इसका अर्थ समझेंगे, इसकी परिभाषा समझेंगे और इसका क्या प्रकार है, कितने प्रकार का प्रादेशिक नियोजन होता है, प्रादेशिक नियोजन के कितने टाइप्स होते हैं, रीजनल प्लानिंग क्या है, रीजनल प्लानिंग की मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स यानी कितने प्रकार का होता है, पूरा डिटेल में हम लोग जानकारी देखने वाले हैं। तो यहाँ से प्रश्न खूब आते हैं आपकी परीक्षा में, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार अगर आप इस टॉपिक को सुन रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हमको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा। जियोग्राफी मैं बताता हूँ कि एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, अवधारणात्मक विषय है जियोग्राफी। और जब जियोग्राफी की आप बात करते हैं महोदय ना, तो ये एक प्रकार से आपको रटने की बात नहीं करनी होती है। यानी जो छात्र अगर रटने के इच्छुक हैं या रटने वाले हैं तो मैं आपसे करबद्ध होकर के यानी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इसको रटने का प्रयास मत करिएगा। आप रट सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन रटने की क्या ज़रूरत महोदय, जब आपको सारी चीज़ें वैसे दिमागवा में आपके घुसने वाली हैं। मतलब जब वैसे आपका जानकारी मिल जाए, वैसे सब याद हो जाए, तो कौन ज़रूरत है रटे का कि एक राजा था, 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 एक राजा था। अच्छा, अब ये फिर जंगल में शिकार करता था, वह जंगल में शिकार करने जाता था, वह जंगल में शिकार खेलने जाता था, शिकार खेलने जाता था, ऐसे रटते हैं। पहलवा हम हूँ, जिसे सेंट्रल आइडिया याद करे पर इंटर में जब पढ़ी, अंग्रेजी वाले गुरु जी हमारे रहे, वह सेंट्रल आइडिया याद करवावे खूब, और कुछ पढ़ावे जल्दी है ये ना, मैं बैठा रहा आराम से कुर्सी पर और कहा सेंट्रल आइडिया याद कैली हो। अब सेंट्रल आइडिया याद करे कहाँ, तो सेंट्रल आइडिया याद करके ना जाओ, अगर 4-5 सेंट्रल आइडिया एक दिन लिखवा दियो और वह याद करके कह दो लड़कियों से, तो लड़के वहीं बिजी रही हैं, पूरा क्लासों में बैठे हैं तब वो सेंट्रल आइडिया याद करते हैं। यो मतलब अंग्रेजी में वैसे अंग्रेजी वैसे समझ में नहीं आती है ज़्यादा, तो उसमें पूरा पढ़ते पढ़ते इतना रटक पड़ता रहा महोदय कि क्या बताइए आपसे। तो यही लिए हमें क्या समझाए थे कि आपका रटक ना पड़े, जियोग्राफी रटे वाला सब्जेक्ट हो भाई ना करे, तो कोनो जरूरी नहीं कि यह रटो आप, मतलब इसको रटें। चौथा चैप्टर समरूप क्या है, समरूप प्रकार्यात्मक और नियोजन प्रदेश। नियोजन प्रदेश मतलब प्रदेश का आयोजन कैसे करना, प्लानिंग रीजन
अब इसमें फॉर्मल और फंक्शनल दो प्रकार के एक प्रकार से नियोजन होते हैं। प्रकार्यात्मक मतलब जहाँ कार्य से संबंधित होता है, जहाँ पर काम काज होता है, वो घर कैसा या वो आवास कैसा होता है, और एक फॉर्मल होता है जो कि एक प्रकार से औपचारिकता से लसोलैस होता है, समरूपता होती है जिसमें। तो ये दोनों प्रकार के एक प्रकार से जो नियोजन प्रदेश होते हैं पूरा मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। इसके बाद में अगला जो चैप्टर आपका है उसमें 5वें चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, प्रदेश और प्रादेशिक नियोजन का परिसीमन। परिसीमन होता रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यानी कि जो है डेलिमिटेशन ऑफ रीजन एंड रीजनल प्लानिंग, ठीक है। तो परिसीमन होता है कि कहाँ पर कैसे किसका बढ़ा किसका घटा, परिसीमन होता हर एक चीज़ का होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। छठे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, प्रादेशिक नियोजन का सिद्धांत क्या क्या है और क्या क्या मॉडल है, किन मॉडल पर काम करता है और कौन कौन से सिद्धांतों पर एक प्रकार से काम करता है प्रादेशिक नियोजन, ठीक है। यानी कि थियरीज एंड मॉडल्स फॉर रीजनल प्लानिंग, यानी कि एक जो रीजनल प्लानिंग होती है वो किस मॉडल पर काम करती है और किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ती है, पूरा डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूँगा। इसके बाद में हमको 7वां चैप्टर देखना है। 7वें चैप्टर में हम क्या देखेंगे, सतत विकास के बारे में। सतत विकास को अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें क्या होता है, पर्यावरण और प्रकृति इन सभी का ध्यान रखा जाता है और इन सभी को ध्यान में रख करके जो भावी पीढ़ी है यानी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बचे रह सकें, ऐसा दोहन, यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से दोहन करना, प्रकृति में हरासमेंट ना हो, प्रकृति की क्वालिटी घटे ना, इसका भी ध्यान रख करके विकास करना। यानी कोई बांध बनाना है तो बांध बनाने से प्रकृति का क्या क्या ह्रास हो रहा है, अगर ज़्यादा ह्रास हो रहा है तो सतत विकास नहीं होगा। प्रकृति का कम से कम हरासमेंट किए या प्रकृति की क्वालिटी घटे बिना आपका विकास हो जाए, यानी ऐसा विकास जो कि इको फ्रेंडली हो। यानी कि मान लेते हैं आपने बैटरी वाला रिक्शा चलाया, बैटरी वाले रिक्शे से क्या हुआ कि भाई आपका वो इको फ्रेंडली वाहन है, या जो बैटरी के बाइक्स या बैटरी के जो स्कूटी वगैरह आती हैं तो वो क्या है, इको फ्रेंडली हैं, मतलब कि वो पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाती, ज़्यादा नहीं पहुंचाती, कम पहुंचाती थोड़ी बहुत है लेकिन बहुत कम पहुंचाती हैं, ठीक है। उसके अपेक्षा अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो वो ज़्यादा पहुंचाती है, सीएनजी थोड़ा सा उससे कम, ठीक है, और सीएनजी से भी कम आपका बैटरी वाला इलेक्ट्रिक वाली जो बाइक वगैरह होती है वो पहुंचाती है। तो कुल मिला करके मेरे कहने का मतलब यह है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से दोहन, यानी कि जब भी कोई विकास की बात करें या किसी प्रकार के दोहन की बात करें प्राकृतिक संसाधनों के साथ, तब ये ध्यान रखें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी अच्छी चीज़ें बची रह सके, उसके लिए भी उचित मात्रा में वो संसाधन बचा रह सके जिस संसाधन का आज हम उपयोग कर रहे हैं। यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से दोहन करना ही सतत विकास कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको बताऊंगा। 8वां, यानी घर वगैरह ऐसा बनाया जाए जिससे पर्यावरण को ज़्यादा हानि ना हो, जंगल काट करके आपने मकान बनवा दिए, ऐसा नहीं करना। 8वां चैप्टर विकास और अल्प विकास क्या होता है, इसकी अवधारणा को समझूंगा। अवधारणा बेसिकली क्या होती है, अवधारणा में आपका अर्थ, उस मुद्दे का और परिभाषा दोनों संबंधित होती है। अर्थ परिभाषा मैं समझाऊंगा और साथ साथ विशेषताओं को भी समझ लूँगा। विकास क्या है और विकास में अल्प विकास क्या है। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, तो अंडर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट क्या है पूरा डिटेल में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न यहाँ से बनेंगे हर एक चैप्टर से उसको भी मैं साथ में टेस्ट लगा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा 9वां चैप्टर आपका है दक्षता समानता पर चर्चा, सतत विकास के घटक, ठीक है। दक्षता समानता पर चर्चा और सतत विकास के जो घटक हैं उसके बारे में, यानी कि इफ़िशियंसी इक्वलिटी डिबेट जो है, दक्षता यानी कि जो कैपेसिटी है, जो समानता, उस पर चर्चा करेंगे जो एक प्रकार से सतत विकास से संबंधित है। सतत विकास के जो तमाम प्रकार के घटक हैं, किन किन मुद्दों में सतत विकास लागू होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देखेंगे। इसके अलावा अगला चैप्टर है 10वां चैप्टर आपका है। 10वां चैप्टर है सूचक, खास करके जिसमें आर्थिक सूचक, सामाजिक सूचक और पर्यावरणीय सूचक, ये एक प्रकार से सूचक हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि विकास किन स्तर पर पहुंचा है। विकास जब भी आपका हो या विकास किया जाए तो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण में क्या ह्रास हो रहा है, क्या कमी, क्या ज़्यादा, क्या क्वालिटी घटी रही, बढ़ रही, क्या होता है। तो इंडिकेटर्स इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में 11वां चैप्टर हम लोग देखेंगे। 11वें चैप्टर में आपको भारत में प्रादेशिक नियोजन के बारे में पढ़ना है कि भारत में प्रादेशिक नियोजन किस तरीके से होता है, भारत में प्रादेशिक नियोजन की क्या स्थिति है, इसकी क्या अवधारणा क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट समझूंगा भारत में प्रादेशिक नियोजन का, और आवश्यकता क्या है भारत में प्रादेशिक नियोजन की। भारत में प्रादेशिक नियोजन वैसे तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी जो भी है उसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आजकल के शहरों में तो बेसिकली प्रादेशिक नियोजन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। रीजनल प्लानिंग इन इंडिया
कॉन्सेप्ट एंड नीड्स, यानी क्या अवधारणा क्या है इसकी और क्या आवश्यकता रही इसमें भारत में, ठीक है। इसके अलावा 12वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भारत में बहुस्तरीय नियोजन, यानी कि मल्टी लेवल प्लानिंग इन इंडिया। भारत में एक प्रकार से जो बहुस्तरीय नियोजन है, यानी प्लान करने का जो एक प्रकार से तरीका है, वो मल्टी लेवल है, कई प्रकार का है। भारत में कई प्रकार के आवास, कई प्रकार के जो है चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसको डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से हम लोग ये 12 चैप्टर के माध्यम से पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर मतलब कि जो पेपर नंबर 2 है उसका सिलेबस जल्दी आएगा। इसके अलावा अगर आपने इतिहास का सिलेबस नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इतिहास का सिलेबस मतलब उसका जो पेपर 1 है इतिहास का, उसमें नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना है। इसका सिलेबस 5th सेमेस्टर का मैं दे चुका हूँ। इसके अलावा अर्थशास्त्र का सिलेबस आपका आने वाला, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा, जिसमें आपको पेपर नंबर 1 में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास, मतलब आर्थिक वृद्धि और विकास। देखिए ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि और डेवलपमेंट का मतलब होता है एक प्रकार से क्या, विकास, ठीक है। तो विकास और वृद्धि में अंतर होता है, ये भी हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा न्यू सिलेबस होगा ये आपका समाजशास्त्र का पेपर 1 ये अवेलेबल हो चुका है। क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट का शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परिचय, इसका भी सिलेबस आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हिंदी के पेपर 1 का सिलेबस मैं दे चुका हूँ। साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना का सिलेबस आप देख लीजिएगा, बहुत विस्तार से मैंने इस पर चर्चा करी हुई है। तो इस तरीके से इतने सिलेबस हो चुके हैं, और भी सब्जेक्ट के जो सिलेबस होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस और पेपर 2 के सिलेबस जल्दी आएंगे। पेपर 2 तो लगभग मैंने पढ़ा रखा है, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य हिंदी में, ठीक है। तो आप उसको देख लेंगे, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर कर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। आपका ही चैनल है और आप ही लाइक नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो प्लीज़ लाइक कर दें। धन्यवाद।